हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी 009। तो सीआरपीसी के आज क्लास है। तो सीआरपीसी में मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको कि किस किस की पावर है जो केस को ट्राई करने की। पनिशमेंट हर कोर्ट कितनी कितनी दे सकता है, और उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आपको बताऊंगा, जिससे आपको जो क्लैरिटी है वो और बढ़ेगी प्रोविज़न्स को लेके। जैसे 156 के क्लॉज 3 में, 156 क्लॉज 3 में जब जो पावर होती हैं प्री कॉग्नियंस या पोस्ट कॉग्नियंस, उसको देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 200 में कंप्लेंट देखेंगे, किस तरह से उसको देखना है। उसके बाद जैसे ऑफेंस हो गया, ऑफेंस होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और चार्जशीट होने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इंक्वायरी किसे कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं। तो ये सर्टन चीज़ें हैं जो आपको समझनी है आज। सबसे पहले उसके उसके साथ अपने इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट करेंगे, और असेंस समझेंगे सीआरपीसी का असेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस असेंस मतलब एक्चुअल में ये जो अमेंडमेंट्स अब तक सीआरपीसी में हुई है वो किस चीज़ों को ध्यान रख के की गई है, और उसमें किस तरह से सीआरपीसी के प्रोविज़न चेंज हुए हैं, और उसमें लेजिस्लेशन जो इंटेंट था वो किस तरह से उसकी इंटरप्रटेशन विजडम, जुडिशल विजडम के द्वारा प्ले में आई, और केस लॉ कौन कौन से थे जिन्होंने पूरी जो सीआरपीसी का जो प्रोविज़न है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, चेंजिंग सोसाइटी के साथ कैटर करते हुए समझाने की कोशिश की। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं कि एक्चुअल में सीआरपीसी का असेंस क्या है। देखिए, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में जो इसमें अक्यूज्ड कोई अगर ऑफेंस करता है तो उसके जो उसका राइट है, जो राइट को कर्टेल करना होता है। जैसे उसको अरेस्ट करना है, अरेस्ट करके जो इन्वेस्टिगेशन चलानी है, तो उसमें उसको समय समय पर कॉल किया जाता है, या उसको थोड़ा टाइम हवालात में रखा जाता है, या उसको कहीं पे जुडिशल कस्टडी में रखा जाता है। तो उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो कर्टेल की जाती है। तो उस सेंस में आर्टिकल 21 बड़ा प्ले में आता है। और उसमें जो जैसे मेनका गांधी वाला केस, सूबे सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वाला केस, या उसके बाद ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वो वाला केस, सुनील बत्रा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वाला केस, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। देखिए, अगर बंदे ने, किसी ने, अक्यूज ने कोई ऑफेंस कर दिया, ऑफेंस करने के बाद सोसाइटी कलेक्टिवली ये चाहती है कि उस पार्टिकुलर ऑफेंस जो उसने किया है उसके लिए उसको सज़ा मिले, उसकी अरेस्ट की गई, अरेस्ट हो, और विक्टिम को न्याय मिले। तो विक्टिम एज अ कलेक्टिवली अगर देखें तो सोसाइटी है, क्योंकि कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है आपका, वो अगेंस्ट सोसाइटी होता है। तो सोसाइटी कलेक्टिवली जब आपको सुनती है, तो सर आपका लकी जी, आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज में करिए। ये क्लास बड़ी टाइम बाउंड होती है, तो मैं उसको पहले कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो उसके बाद जैसे अगर कोई बंदा ऑफेंस किया है, उसने ऑफेंस करने के बाद उसको ट्राई करना है, और उसको कुछ टाइम के लिए उसका आर्टिकल 21 कर्टेल करना है विद सर्टन रिस्ट्रिक्शंस के साथ, तो उसको किस तरह से देखना है। तो फंड जो सीआरपीसी इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट किस किस का? इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जहाँ पे उसका वो फंडामेंटल राइट कटेल किया जाता है, उसकी लिबर्टी को कटेल किया जाता है, और दूसरी सब जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है कि इसमें इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसकी अरेस्ट होनी चाहिए, इसकी ट्रायल जो है टाइम बाउंड होनी चाहिए। इधर से ये अक्यूज का जो फंडामेंटल राइट ये कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उसमें उसको अपना डिफेंस रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। जो अरेस्ट होगी, वो अरेस्ट का जो प्रोसीजर होता है उसमें सेफगार्ड होने चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए सीआरपीसी में हमेशा अमेंडमेंट हुई हैं। इसमें जो भी जजमेंट्स आती हैं, जो भी प्रोविज़न है, इन चीज़ों को ध्यान रख के बनाए गए हैं। तो सीआरपीसी का मेन मोटो, जो जूरिस्प्रूडेंशियल असेंस इसका ये है कि इट्स अ बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। तो उसको देखना आपने। तो जब भी आपने मेंस का कोई आंसर राइटिंग करनी है, तो उसमें इस चीज़ का थोड़ा सा आपने जिक्र करना है, तो इससे आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे दूसरों से। उसके बाद देखिए, समय समय पर
अमेंडमेंट होती गई, जैसे मलीमत कमेटी 2003 में आई, जिसने कई ऐसी रिकमेंडेशन दी कि जैसे प्ली बार्गेनिंग होना चाहिए, या जो और ऐसे प्रोविज़न होने चाहिए जो फेयर ट्रायल, या जो अक्यूज़्ड के राइट को अगर आप कर्टेल कर रहे हो तो वो मिनिमम अडेरेंस के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जितना मर्जी उसको कर दो। जैसे मेनका गांधी वर्सेस जो मेनका गांधी वाला जो केस है, उसमें ये कहा गया कि जो प्रोसीजर होता है, अगर किसी फंडामेंटल राइट के जैसे किसी का है राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद जो पर्सनल लिबर्टी, अगर किसी का कटेल करना है प्रोसीजर के साथ, वो बड़ा फेयर, नॉन आर्बिट्रेरीनेस और रीजनेबल होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग जो है मेनका गांधी वाली जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका आप जिक्र कर सकते हो अगर आप मेंस का कोई क्वेश्चन ऐसा अरेस्ट से रिलेटेड आता है। तो अरेस्ट से रिलेटेड चैप्टर 5 इससे डील करता है। तो जो पहला अपना लॉ कमीशन 1955 में बनाया गया था, उसके बाद जो सर्टन उसकी रिपोर्ट्स आती गई, और जिसमें लास्ट में जो अपने देखते हैं 41 रिपोर्ट जो 1969 में उन्होंने फाइल की थी, तो उसके ऊपर अपना CRPC बेस्ड है 1973 वाला। और उसमें जो प्रीवियस एक्ट जो 1898 वाला था, जिसपे 1923 और 1955 में थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट की गई थी, उनको आउटराइटली उठाया, और इसमें जो सेफगार्ड विद रिगार्ड टू अरेस्ट, सेफगार्ड टू फेयर ट्रायल के रिगार्डिंग जो लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, उसको डाल दिया गया। तो उसको अपने इस तरह से देखना है। उसके बाद मैं आपको कराना चाहता हूँ इनहेरेंट पावर्स 482 में जो दी गई है। अगर इनहेरेंट पावर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे वर्ड दिया हुआ है नथिंग, नथिंग इन दिस कोड टू लिमिट और अफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप सारे प्रोविज़न CRPC के देखोगे 1 से लेके 484 तक, वो लेजिस्लेटिव इंटेंट के साथ बनाए गए हैं कि लेजिस्लेचर ने उसको बनाया कि इस तरह से ये प्रोविज़न होंगे। लेकिन 482 में जो भी ऑर्डर आएंगे वो जो है वो जुडिशल विजडम के द्वारा होते हैं। तो एक्चुअल में CRPC के सारे प्रोविज़न हैं, फिर हमें 482 की क्यों ज़रूरत पड़ी? इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, अगर आपने घर पे कोई सब्जी वगैरह बनाते हो, आप जहाँ कोई ऐसी चीज़ें बनाते हो, उसमें कुकर में जो बनाते हो उसमें सीटी होती है। तो सीटी का क्या काम रहता है? सीटी का काम ये रहता है कि वो जो प्रेशर बिल्ट होता है कुकर में, उसको ईज़ करने के लिए। तो 482 वो प्रेशर को ईज़ करने की एक कला है। जैसे ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जहाँ पे कोई लॉ नहीं बनाया हुआ है, नॉन लिक्विड सिचुएशन, जहाँ ऐसा कोई लॉ है जो सफिशेंट नहीं है उस, क्योंकि होता क्या है, जब जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती जाती है, वैसे कई बार लॉ, क्योंकि लॉ को भी आगे वैसे बढ़ना है, कई बार सोसाइटी तो आगे मॉडर्न हो जाती है लेकिन लॉ उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो पीछे वाले लॉ बनाए होते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से की जाती है कि वो सोसाइटी के बराबर आ जाए। तो 482 का बेसिकली सिस्टम इसीलिए, कई बार सोसाइटी इतनी आगे जाने के बाद कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स होती हैं जो एक्चुअल में CRPC में है ही नहीं, या CRPC में उनको लिखना इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि सारी सिचुएशन प्रोसीजर की जो है वो CRPC में लिख पाना या आगे भी लिखना, इट्स अ क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क। तो इसीलिए 482 बनाया गया कि ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है जहाँ पे नॉन लिक्विड, जहाँ पे लॉ साइलेंट है या लॉ नहीं है, या ऐसे कोई ऑर्डर, ऐसे कोई प्रोविज़न है जो इफेक्टिवली प्ले में नहीं आ रहे हैं उस पार्टिकुलर सिचुएशन में, उसके रिगार्डिंग एक और इफेक्टिव ऑर्डर करने की ज़रूरत है इस पार्टिकुलर प्रोविज़न को और इफेक्टिवली फ्रूटफुल पर्पस देने के लिए। तो उस सिचुएशन में 482 का जो है वो आ जाती है, प्ले में आ जाती है। अगर इसको देखोगे 482 को, तो 482 में वर्डिंग जो दी गई है, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर टू गिव अफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर। देखिए, इसकी लैंग्वेज से बड़ा सिद्ध हो जाता है कि आपने एक ऑर्डर किया, ऑर्डर वो ऐसा था कि उस ऑर्डर डिपेंडेंट है किसी और ऑर्डर के ऊपर, ये ऑर्डर सफिशिएंट नहीं था फ्रूटफुल पर्पस प्रोविज़न को देने के लिए, तो उसको फ्रूटफुल पर्पस देने के लिए एक ऑर्डर और करने की ज़रूरत है, लेकिन वो एक्चुअल में CRPC में नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप 482 की पावर जो हाई कोर्ट अप्लाई करके वो उसको फ्रूटफुल पर्पस दे सकता है। और दूसरी सिचुएशन है टू प्रिवेंट एनी अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द एनी कोर्ट।
कई बार जैसे आप देखते हो कि किसी के अगेंस्ट झूठी एफआईआर हो गई है, जहाँ कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, बंदा बिना मतलब के अरेस्ट हो गया है, तो उस जो अब्यूज़ प्रोसेस को रोकने के लिए, क्योंकि 154 सीआरपीसी का ये कहता है कि कॉग्निजेबल हर केस में आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। अगर कोई एलिगेशन किसी के ऊपर लगा देता है, चाहे वो झूठे हैं और वो कॉग्निजेबल हैं, तो उसमें अब एफआईआर होगी है। एफआईआर होगी है तो जनरली अगर देखा है तो इट्स अ अब्यूज़ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, क्योंकि इसके बाद आप चार्जशीट फाइल करोगे और इन्वेस्टिगेशन में पाओगे कि ऐसा कोई ऑफेंस ही नहीं हुआ है, तो ये सारा प्रोसेस जो चला दिया आपने, मशीनरी सारी लगा दी इस काम के लिए, तो ये इट्स अ अब्यूज़ ऑफ अ प्रोसेस ऑफ लॉ। उसके बाद कोर्ट, तो उसको टैकल करने के लिए ये सिचुएशन 482 वाली है। 482 में उस एफआईआर पार्टिकुलर को हाई कोर्ट क्वैश कर सकता है ऑर्डर देके। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट 482 में लिखा हुआ है, अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। अब देखिए ये रेजुडरी क्लॉज है, इसमें वो सारी सिचुएशन आ जाएंगी जहाँ पे हाई कोर्ट को लगता है कि इस पार्टिकुलर सिचुएशन में फॉर सिक्योरिंग द एंड्स ऑफ द जस्टिस, क्योंकि सारी सीआरपीसी का मतलब ये है कि पार्टी को जस्टिस करना है, सोसाइटी में जस्टिस करना है, और ये सबको दिखना चाहिए कि जस्टिस हो रहा है। तो उस पार्टिकुलर पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए जो हाई कोर्ट है वो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए ये रेजुडरी क्लॉज में जाके 482 की पावर इस्तेमाल करके वो जो है वो ऐसा ऑर्डर कर सकता है। अब देखिए अगर देखोगे तो ये रूटीन वाली पावर नहीं है। अगर सीपीसी में देखोगे तो वहाँ पे 151 एक सेक्शन ऐसा है जो सारे कोर्ट्स को देता है पावर, इनहेरेंट पावर। लेकिन सीआरपीसी में 482 ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ हाई कोर्ट को पावर देता है, इनहेरेंट पावर देता है कि ऐसी सिचुएशन है जो आप इसमें आप इनहेरेंट पावर का यूज़ कर सकते हो। तो दूसरी कोर्टों को ये पावर क्यों नहीं दी गई? देखिए सीआरपीसी इट्स ऑल अबाउट अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, और इसमें बंदे को अरेस्ट करना, उसके फंडामेंटल राइट को कटेल करना है। तो इट्स अ थॉट टू बी प्रूडेंट कि ये पावर सिर्फ हायर अथॉरिटी के पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बंदे की फंडामेंटल राइट को कटेल करने की बात होनी है, क्योंकि उसको अरेस्ट होना है, उसका सीज़र होना है, उसका अरेस्ट मीमो बनना है, डिस्क्लोज़र लेना है, उसका सारी चीज़ें होनी है। उसको उसके रिगार्डिंग आपने डिस्कवरी कराने के लिए या उसको कन्फेशन दे रहा है, वो किस तरह से सारी चीज़ें होंगी। तो उस इसीलिए ये जो पावर है 482 में हाई कोर्ट अकेले को दी गई। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 482 की पावर यूज़ नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर 142 आर्टिकल में ऑलरेडी है, जो कंप्लीट जस्टिस के नाम के ऊपर इनहेरेंट पावर यूज़ करते हुए सारी चीज़ें कर सकता है। और इनहेरेंट पावर का मतलब यहाँ पे ये है कि ये पावर इसको दी नहीं गई है, ये एग्जिस्ट पर से है। और इसीलिए ये वर्ड नथिंग दिया गया कि नथिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि ये पावर कोई चीज़ इसको देता नहीं है, ये अदरवाइज भी इसके पास पावर थी और इसको सिर्फ डिक्लेयर कर दिया 482 सेक्शन एक नया बना के, जब ये सीआरपीसी बनाई गई थी। और ये एक जगह पे आपके 1 से लेके 484 सेक्शन बनाए हुए हैं, और एक 482 एक जुडिशियल विजडम के ऊपर डिपेंडेंट है, इनहेरेंट पावर कि आप कोई भी ऐसे ऑर्डर कर सकते हो जो अदरवाइज ज़रूरत है उस पार्टिकुलर सिचुएशन पे। तो ये आपस में कई बार क्लैश होने के खतरा रहता है कि ये एग्जिस्टिंग प्रोविज़न जो लेजिस्लेटिव विजडम के द्वारा बना दिए गए थे, आप क्या उसी प्रोविज़न के ऊपर इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट यूज़ करके क्या कोई रिलीफ दे सकता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग जो प्रोविज़न है तो वो पार्लियामेंट ने अगर बनाए हुए हैं तो उन्हीं को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये सफिशेंट नहीं है या इनका अब्यूज़ हो रहा है प्रोसेस का, इन लॉ का, या ये इनके इफेक्टिवली ऑर्डर के लिए एक ऑर्डर ऑना करना है, तो वो वहाँ पे 482 की पावर यूज़ की है। तो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इनमें कन्फ्लिक्ट है। तो इसको इस तरह से आपने देखना है। तो और इसमें हमेशा हार्मनी आपने बना के रखनी है, और ये रूटीन में ऑर्डर नहीं होते हैं। आप 482 की पावर के लिए आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। इसके दो केस हैं बड़े इंपॉर्टेंट, वो समझने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 2004 में एक केस आया था, झंडू फार्मास्यूटिकल वर्सेस शराफत हक एंड अदर्स 2004 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट थी। और इसके बाद बलकार सिंह वर्सेस जगदीश एंड अदर्स 2005 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें ये कहा गया था कि 482 की आप रूटीन में इस्तेमाल नहीं करोगे, ये एक्सेप्शनल केसेस में ही इनका यूज़ किया जाएगा। तो आपको उस तरह से देखना है।
और 482 में आपको इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपने समझते हैं 190 सेक्शन सीआरपीसी का। देखिए, अगर मान लीजिए एफआईआर हो गई है, एफआईआर होने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन करती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट फाइल करने का मतलब यहाँ पे कि भाई साहब ये इस बंदे ने ऑफेंस किया है, ये ऑफेंस हुआ है, इसके लिए हमारे पास ये एविडेंस है और ये आईओ अपॉइंट हुआ था और इसकी ये रिपोर्ट है, कोर्ट के सामने लेके जाओगे। अब जो 173 में आप चार्जशीट फाइल करोगे। एक तो ये होगी। दूसरी, वो कैंसलेशन फाइल कर सकता आईओ, वो ही आईओ। उसने एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि ऑफेंस हुआ ही नहीं है, कोई अपराध हुआ ही नहीं है, तो उस केस में कैंसलेशन फाइल की जाएगी, तो वो भी 173 में ही फॉल करेगी। उसके बाद तीसरी सिचुएशन, एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पाया कि जो व्हीकल चोरी किया गया था, जिसके रिगार्डिंग एफआईआर थी, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको अक्यूज्ड को ट्रेस करना मुश्किल है, उस व्हीकल जो चोरी हो उसको ट्रेस करना मुश्किल है, तो वहाँ पे अनट्रेस फाइल की जाएगी। अनट्रेस फाइल करने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब इंश्योरेंस एजेंसी को वो अनट्रेस फाइल दी जाएगी और वो इंश्योरेंस जो है वो पार्टिकुलर एजेंसी उस पार्टिकुलर जो थेफ्ट व्हीकल हुआ है उसका जो है इंश्योरेंस दे देगी, अगर बनता है तो उसको अपनी प्रोसीडिंग चला के। ये तो हो गया अनट्रेस। अब चौथी सिचुएशन ये है कि कई बार क्लोजर फाइल हो सकता है। क्लोजर कैसे? एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन की गई, इन्वेस्टिगेशन में 3 या 4 अक्यूज्ड पकड़े, जिसमें से 3 के अगेंस्ट तो एविडेंस है और चौथे के अगेंस्ट एविडेंस नहीं है, या लगता है इन्वेस्टिगेशन के कि चौथे ने कोई अपराध नहीं किया है, तो विद रिगार्ड टू चौथे के आप क्लोजर फाइल कर दोगे, तो वो थर्ड तीनों के अक्यूज्ड के अगेंस्ट आप चार्जशीट फाइल कर दोगे। अब देखिए, चार्जशीट अब फाइल हो चुकी है। अब चार्जशीट फाइल हो गई है, चाहे तो वो चार्जशीट है, चाहे वो कैंसिलेशन रिपोर्ट है, चाहे अनट्रेस रिपोर्ट है, चाहे वो अनट्रेस रिपोर्ट है, चाहे क्लोजर है, तो ये इसको कोर्ट बाउंड नहीं है मानने के लिए। अगर चार्जशीट फाइल हो गई है उसमें कॉग्नियंस लेगा कोर्ट, और कैंसलेशन फाइल हुई है तो कैंसलेशन इसमें कहा है कि ऑफेंस हुआ ही नहीं है, मान लो कोर्ट को लगता है कि यार ऑफेंस हुआ है, तो वो उसके ऊपर कॉग्नियंस ले सकता है कि ये ऑफेंस हुआ है, और उसको क्या है आगे केस की सुनवाई कर सकता है, और इन्फॉर्मेंट को कॉल करके कि भाई ये इन्होंने कहा कि कैंसलेशन, अब क्या तू इस पर प्रोटेस्ट पटिशन, मान लो कैंसलेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेंट जिसने पहली इन्फॉर्मेशन दी थी आपको, जो आईओ को दी थी कि ये ऑफेंस हुआ है, उसको कॉल की जाएगी। अब कॉल करके वो सामने आया तो उसको फिर एक मौका दिया जाएगा, क्या तुम इस पे सहमत हो कैंसलेशन रिपोर्ट से। अगर वो प्रोटेस्ट पटिशन लगा दे कि नहीं मैं सहमत नहीं हूँ, इसमें ये मेरे थोड़े से ग्राउंड थे, इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, तो वहाँ पे कोर्ट हो सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दे, क्योंकि अगर कॉग्नियंस नहीं लिया है 156(3) में, या हो सकता है वहाँ पे कॉग्नियंस ले लिया था, अभी इंक्वायरी स्टेज चल रही थी, तो उस स्टेज पे भी, पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पे भी 156(3) में जाके आप ऑर्डर कर सकते हो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। या वो प्रोटेस्ट पटिशन उसने लगाई थी, आप हो सकता है आपको कैंसलेशन रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लो, आप प्रोटेस्ट पटिशन को ना मानो और उस कैंसलेशन को मानते हुए उस केस को ख़त्म हो जाए वहीं पे। तो ऐसे भी हो सकता है, कई बार प्रोटेस्ट पटिशन आपने एक्सेप्ट कर ली, अब उस केस को आगे आप चला सकते हो, अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपने नहीं की, उसको आप ये डील कर सकते हो कि मैं इसको एज अ कंप्लेंट केस चलाने लगा हूँ 200 सीआरपीसी में, तो उसके बाद वो उसकी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी, उसको अपने उस तरीके से देखेंगे। अब देखिए, इस सीआरपीसी में 3 स्टेजों में अपने जो है ट्रायल को देखते हैं। एक तो प्री ट्रायल देखते हैं, एक ट्रायल देखते हैं, एक पोस्ट ट्रायल देखते हैं। तो प्री ट्रायल का मतलब ये नहीं कि ट्रायल चालू हो गई है, ये ट्रायल से पहले वाली सिचुएशन है। कौन सी? इन्वेस्टिगेशन वाली स्टेज। तो वहाँ पे अगर देखोगे तो चीज़ें अलग दिखेंगी, ट्रायल में चीज़ें आपको अलग दिखेंगी, पोस्ट ट्रायल में चीज़ें आपको अलग दिखेंगी। तो प्री ट्रायल में जैसे इन्वेस्टिगेशन वाले जो सेक्शन देखेंगे आप,
54 से लेके 176 तक, और उसके बाद अरेस्ट का सारा चैप्टर 5 चलेगा, सीज़र एंड वो सर्च वाला चैप्टर चलेगा, और बेल बॉन्ड चैप्टर 33 वो प्ले में आ सकता है, कॉग्निजेंस वाला आ सकता है, और उसके बाद कंप्लेंट प्रोसीडिंग का वाला आ सकता है, और इशू प्रोसेस वाला आ सकता है 204 से रिलेटेड जो आगे वाले सेक्शन है। और ट्रायल वाले अगर देखोगे तो मैंने बताया था चैप्टर 18, चैप्टर 19, 20 और 21 ये ट्रायल से रिलेटेड देखने पड़ेंगे आपको। और इसमें ये भी आपने देखना पड़ेगा किस कोर्ट की जुरिडिक्शन थी, तो उसके लिए 100 जो है 77 177 से 189 सेक्शन आप देख सकते हो। और उसके बाद जो ट्रायल मैंने बताया था कि किस तरह से, और उसके साथ आप चैप्टर जो है एक कॉग्निजेंस वाला देख सकते हो जिसमें 467 से लेके 473 जो है सेक्शन वो देखते हैं देखने पड़ते हैं। उसके बाद आ जाओ पोस्ट ट्रायल सिचुएशन। पोस्ट ट्रायल सिचुएशन वो वाली सिचुएशन होती है जब आपकी जजमेंट आ जाती है, ट्रायल के बाद जजमेंट आ गई है, अब आप पोस्ट ट्रायल में आप अपील में जा सकते हो या रिवीजन में जा सकते हो या उसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है। एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ जो वो मेंटेनेंस वाले जो चैप्टर 9 है उसको आप दे सकते हो पोस्ट ट्रायल सिचुएशन में। तो इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे क्वासी जुडिशल प्रोसेस है, वो जुडिशल प्रोसेस नहीं मानते उसको, मेंटेनेंस वाला जो चैप्टर है चैप्टर 9, तो उसको इस तरह से आपने देखना है। अब आ जाओ, देखिए कोर्ट की कॉम्पिटेंसी को आप 3 तरीके से देख सकते हो। एक कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, एक कॉम्पिटेंसी टू पनिश, और तीसरा कॉम्पिटेंसी टू टेकिंग कॉग्निजेंस। अब देखिए कॉम्पिटेंसी टू ट्राई अगर देखोगे तो उसके लिए सेक्शन 26 और शेड्यूल 1 देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें भी आईपीसी पर्पस के लिए और अदर लॉ के लिए दोनों में डिफरेंस है। सेक्शन 26 अगर देखोगे तो वहाँ पे आप आईपीसी में जितने भी ऑफेंस होंगे उसमें से कॉम्पिटेंसी ट्राई करने की ऑफेंस को किस किस के पास है, हाई कोर्ट के पास है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, या फिर वो सारे कोर्ट के पास है जो शेड्यूल में मेंशन है उस पार्टिकुलर सेक्शन के साथ। अगर आप आईपीसी पढ़ते हो, आईपीसी का अगर मान लो कोई सेक्शन पढ़ा तो उसमें नीचे दिया होता है ना कि ये ट्राई करेगा JM 1, ये ट्राई करेगा कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो शेड्यूल से निकला है। तो शेड्यूल यहाँ पे पहला मैंने बताया कि हाई कोर्ट के पास ट्राई करने की पावर रहती है, आईपीसी के सारे ऑफेंस हाई कोर्ट, कोई भी ऑफेंस को हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी किसी भी ऑफेंस को ट्राई कर सकता है। और तीसरा जो शेड्यूल में दिया गया है कि ये पार्टिकुलर ऑफेंस ये पार्टिकुलर कोर्ट ही ट्राई करेगा, तो उसमें उसको पास पावर रहती है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और उसमें एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट हुआ है, जो पार्टिकुलर वो सेक्शन दिए गए हैं, उसमें प्रिजाइडिंग जो जज होगा, प्रिजाइडिंग मजिस्ट्रेट होगा, वो हमेशा लेडी होगी, फीमेल मजिस्ट्रेट होगा, फीमेल जज होगी। तो उसके बाद आता है अदर जो लॉ में, अदर लॉ में पहले तो अगर सेक्शन 26 आप देखोगे तो उसमें दिया गया है, वहाँ पे जो कोर्ट ऑफ सेशन के पास ऐसी कोई पावर नहीं है अदर लॉ में कि वो किसी भी ऑफेंस को ट्राई कर सके। उसमें जो पावर दी गई है उसमें व्हेन द कोर्ट इज़ मेंशन्ड इन दिस बिहाफ इन सच लॉ ही में भी, अगर वहाँ पे कोई ऐसा ऑफेंस ये कोर्ट ट्राई करेगा उस पार्टिकुलर लॉ में लिखा हुआ है तो वो पार्टिकुलर कोर्ट उसको ट्राई करेगा। अगर कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो वहाँ पे हाई कोर्ट उसको ट्राई कर सकता है, या उसको जो फर्स्ट शेड्यूल में जो ऑफेंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो वो फर्स्ट शेड्यूल में किस तरह से दिए गए हैं, ये वो वाले नहीं जो आईपीसी में, ये उससे अलग है। शेड्यूल में इसके अलावा भी दिए गए हैं, अदर लॉ से रिलेटेड भी दिए गए हैं। वो कैसे, अगर तो वो ऑफेंस 3 साल तक की सज़ा है तो उसको और सुनेगा, 3 साल से ऊपर और 3 साल या 3 साल से ऊपर या 7 साल तक जो ऑफेंस होगा उसको कोई और सुनेगा, 7 साल से ऊपर वाले ऑफेंस होंगे उसको कोई और सुनेगा। वो आपको उस तरह से देखना है चीज़ें। तो इस तरह से चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। तो सेक्शन 26 बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह से देखना है। अब देखिए ये तो हो गया ट्राई करने की पावर। आईपीसी में मैंने बताया कि कॉन्करेंट पावर रहती है, हाई कोर्ट के पास भी पावर है, वो किसी भी ऑफेंस को ट्राई कर सकता है। जैसे अगर देखोगे 407 सीआरपीसी का सेक्शन, तो वहाँ से आपको ग्लिम्स मिलेगी कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है।
ऐसे ही कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी ऑफेंस को ट्राई कर सकता है, दिक्कत नहीं है आईपीसी में। या शेड्यूल में जो जो कोर्ट लिखे हुए हैं वो उसमें सारे कोर्ट जो जो हैं बनते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाओ ऐसे ही अदर लॉ में जो मैंने चीज़ें बताई हैं, सेक्शन 26 आप देख सकते हो। उसके बाद पावर टू पनिश, ये कॉम्पिटेंसी देखने के लिए आपको सेक्शन 28 और सेक्शन 29 देख सकते हो। जैसे जो जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास वाला होगा वो ऑफेंस जिसकी सज़ा अगर देखोगे 1 साल तक की जिनकी सज़ा है या 5,000 तक का जिनका जुर्माना है या बोथ है, उनको हमेशा जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास सुन सकता है। ऐसे ही अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देखोगे तो उसमें जिस ऑफेंस की सज़ा 3 साल तक है या 10,000 तक जुर्माना है या बोथ है, उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुन सकता है। तो सबसे नीचे हायरार्की जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उसके ऊपर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके ऊपर चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, और उसके ऊपर असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन के ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल सेशन जज है, ये सेम पोस्ट होती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इनको अलग अलग किया जाता है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन जो है ये बराबर होता है। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से आपने देखना है। तो सेक्शन 28 और 29 बात करता है कि कॉम्पिटेंसी टू पनिश करने की पावर किस किस के पास है। उसके साथ आपको हमेशा सेक्शन 30 जरूर देखना है। अगर कोई फ़ाइन किसी को किया गया है और फ़ाइन वो नहीं पे करता है बंदा, तो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ डेट फ़ाइन आप उसको कितनी सज़ा दे सकते हो, कौन सी कोर्ट देगा, वो सेक्शन 30 बात करता है सीआरपीसी का। उसके साथ आप सेक्शन 65 आईपीसी का देख सकते हो, वो ये बताता है कि कॉम्पिटेंसी जो पनिश करने की, अगर कोई पार्टिकुलर ऑफेंस जिसमें डिफ़ॉल्ट फ़ाइन का हुआ है तो वो किस तरह से आप दोगे, तो उसको आप देख सकते हो। तो ये तो हो गया कॉम्पिटेंसी टू ट्राई और कॉम्पिटेंसी टू जो है आपका पनिश। अब आ जाओ कॉम्पिटेंसी टू इंक्वायरी करने की कॉम्पिटेंसी। तो इंक्वायरी हमेशा छोटा कोर्ट करता है, उसमें आप सेक्शन 190 देख सकते हो। इंक्वायरी की डेफिनेशन देख सकते हो। इंक्वायरी की डेफिनेशन दी गई है सीआरपीसी में 2G सेक्शन में। 2G ये कहता है मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। तो इंक्वायरी जहाँ ख़त्म हो जाती है वहाँ से ट्रायल शुरू हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन जहाँ ख़त्म होती है, चार्जशीट फाइल होगी है, वहाँ से कॉग्नियंस लेने की प्रक्रिया इंक्वायरी मानी जाती है। तो इंक्वायरी कब तक चलती है, जब तक ट्रायल शुरू नहीं होती है। तो ट्रायल किस स्टेज से शुरू की जाती है? ट्रायल होती है शुरू जब चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है, या चार्ज फ्रेमिंग वाली जो स्टेज है उसको आप ट्रायल शुरू करने की समझ सकते हो। तो उससे पहले चार्जशीट का होना और जो ट्रायल का होना, इस बीच वाली स्टेज को हम इंक्वायरी स्टेज कह सकते हैं। तो इंक्वायरी में कौन कौन से सेक्शन प्ले में आ सकते हैं? उसमें 159 सेक्शन प्ले में आ सकता है, 202 सेक्शन प्ले में आ सकता है, और सेक्शन अगर देखोगे तो 209 प्ले में आ सकता है, 209 प्ले में आ सकता है। तो ये इंक्वायरी से रिलेटेड है। जैसे अगर आप देखोगे चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट फाइल होने के बाद जो कोर्ट है वो देखेगा कि प्राइमा फसाई ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता है। तो प्राइमा फसाई का मतलब ये है कि क्या मटेरियल ऑन रिकॉर्ड ऐसा है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री मटेरियल है, चाहे वो ऑरल जो टेस्टिमनी थी उनको रिटन फॉर्म में लिख दिया गया है, तो वो ऐसा मटेरियल अवेलेबल है जिससे एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज में आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको स्टेज में ये देखना है कि बंदे ने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, वो तो चलो सारी चीज़ें हैं ही हैं। आपने ये नहीं देखना कि इसको पनिश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये नहीं देखना इसको कन्विक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं देखना। आपने देखना क्या है, क्या ये सफिशेंट मटेरियल है कि इस स्टेज से आगे वाली स्टेज जो ट्रायल की तरफ जाती है उसमें जाया जा सकता है। तो प्राइमा फसाई का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। तो कॉग्नियंस लेना का मतलब 190 में कॉग्नियंस दिए गए हैं, वहाँ पे कॉग्नियंस 3 तरह के दिए गए हैं। एक कंप्लेंट केस अगर कोई आता है तो कंप्लेंट का केस जो सेक्शन 200 में फ़ाइल होता है, 200 में फ़ाइल होता है, और उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आती है वो वाला सिचुएशन,
और तीसरा अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट को खुद इन्फॉर्मेशन थी या कहीं अन्य बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये इन्फॉर्मेशन और कंप्लेंट में फ़र्क रहता है। एक बंदा कंप्लेंट लेके आया है और उसमें वो एलिगेशन लगा रहा है कि फलाने फलाने बंदे ने मेरे ऊपर ऑफेंस किया है, या हो सकता है अननोन के ऊपर उसने ऑफेंस किया, लेकिन वहाँ पे उसने ऑफेंस के बारे में बता रहा है। लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि उसको ये नहीं पता, उसने वो कंप्लेंट नहीं देना चाहता है कि किस बंदे ने या क्या फैक्ट, वो सिर्फ इतना बता रहा है भाई साहब वहाँ पे ये ऑफेंस हुआ है। वहाँ पे वो कंप्लेंट नहीं दे रहा है कि विद व्यू टू टेक एक्शन, ऐसा नहीं वो कहना चाहता, वो सिर्फ सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वहाँ पे ऑफेंस हुआ है। तो 190 क्लॉज 1 के क्लॉज ए में कंप्लेंट केस का कॉग्नियंस है, 190 क्लॉज 1 के क्लॉज सब क्लॉज बी में पुलिस रिपोर्ट जब आती है उसका कॉग्नियंस है, और 190 क्लॉज 1 के क्लॉज सी में वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो अदर इन्फॉर्मेशन है, या जुडिशल मजिस्ट्रेट को खुद को लगता है कि यार यहाँ पे इसको रिपोर्ट करना चाहिए इस ऑफेंस को, तो वहाँ पे उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पे वो खुद भी इन्फॉर्मेशन लिखत में हो सकता है वो अपनी कोर्ट में हो और अपनी कोर्ट में वो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, तो उसको किस तरह से देखना आपने देखते हैं अभी। अब देखिए एक कंप्लेंट केस आ गया, तो कंप्लेंट केस मैंने बताया कि हमेशा 200 में ही चलता है, लेकिन उसका कॉग्नियंस यहाँ पे होता है 190 में, 190 क्लॉज 1 क्लॉज ए में कॉग्नियंस यहाँ हो गया। कंप्लेंट लेके आया, कंप्लेंट देखिए कंप्लेंट दोनों तरह की हो सकती है, कॉग्निजेबल भी हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकती है। नॉन कॉग्निजेबल में बात यह है कि बंदा पहले थाने जाएगा, वो 155 सेक्शन कहता है, 155 सेक्शन ये कहता है कि थाने में जाएगा, वो डीडी एंट्री वहाँ पे लॉन्च कराएगा, एक रजिस्टर में उसकी एंट्री होगी, वो एसएचओ उसकी एंट्री करेगा, और एसएचओ उस जो इन्फॉर्मेंट होगा उसको कहोगा कि आप मजिस्ट्रेट के पास अब जा सकते हो, तो मैंने इसकी डीडी एंट्री लॉन्च कर दी है। तो वहाँ पे आप 200 में आप उसकी जो है उस डीडी के एंट्री के बिहाफ पे आप प्रोसीडिंग चालू करवा सकते हो। उसके बाद वहाँ पे क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो यहाँ पे उस कंसर्न्ड एसएचओ या कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर के पास ना तो अरेस्ट करने की पावर होती है, ना इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है। तो ये पावर कहाँ से ली जाती है? ये पावर जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है तो वहाँ से मिलती है। तो इन्वेस्टिगेशन का अगर उसने ऑर्डर कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पास अरेस्ट करने की पावर आ जाती है। अरेस्ट करने की पावर तब आती है जब वो पार्टिकुलर ऑर्डर करेगा मजिस्ट्रेट। तो नॉन कॉग्निजेबल में इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट दोनों अलग अलग पावर के ऑर्डर किए जाते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा, फिर वो जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये पावर एक्सरसाइज कर सकती है। लेकिन कॉग्निजेबल केस में अगर चार्जशीट आई है, वो पुलिस एफआईआर हुई थी, एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आ गई, चार्जशीट आ गई है, अब वो उसको आपने कॉग्नियंस, क्योंकि वो 173 में फाइल किया आपने, तो वह उसका कॉग्नियंस मजिस्ट्रेट है जो 190 क्लॉज 1 के क्लॉज बी सब क्लॉज बी में कॉग्नियंस लेगा। कॉग्नियंस लेने के बाद अब उसको चैप्टर 19, चैप्टर 20 या चैप्टर 21 में जहाँ भी उसको लगता है वो जो ट्रायल के कंसेप्ट है, पहले इंक्वायरी इनिशिएट करेगा, इंक्वायरी करने के बाद चार्ज फ्रेम करेगा, चार्ज फ्रेम करने के बाद वहाँ पे चला जाएगा चैप्टर 19, 20, 21 जहाँ पे भी उसको लगता है, तो उसको इस तरह से आपने देखना है। तो कंप्लेंट केस में 200 में कंप्लेंट आई है, 200 में ऑन ओथ एग्जामिनेशन करेगा कंप्लेनेंट का, एग्जामिनेशन करने के बाद अब उसको 202 में अगर लगता है कि इस केस पार्टिकुलर में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो 202 में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर भी कर सकता है। तो वो पोस्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर होंगे, पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज है। तो पहले 156(3) मान लीजिए एक एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन की, चार्जशीट आ गई, चार्जशीट देखते ही आपने अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया है, जहाँ कॉग्निजेंस नहीं लिया है तो आपको लगता है यार इस केस में इस फैक्ट पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो 156(3) में जाके। 156(3) 156 का क्लॉज 3 वो प्री कॉग्निजेंस स्टेज मानी गई थी। ये अगर देखोगे इस पर उसके बाद जजमेंट आ गई है वीनू भाई हरी भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019। उसने ये कहा कि कंप्लेंट केस और जो पुलिस रिपोर्ट वाले केसेस हैं इनमें फ़र्क समझते हुए ये बताया गया कि 156(3) क्लॉज है जो वो प्री कॉग्निजेंस स्टेज भी है, जो आप मान लो अगर ट्रायल अभी शुरू नहीं हुई है, इंक्वायरी स्टेज में आपकी जो पावर है
मान लो प्री कॉग्नियंस ऑर्डर में आप 156(3) का ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, या पोस्ट कॉग्नियंस में भी पुलिस रिपोर्ट वाले केसेस में आप जो है वो ये ऑर्डर कर सकते हो या नहीं। ये बड़ा टेक्निकल इशू था, इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने इसको सेटल किया। इसमें ये कहा कि कंप्लेंट केस में तो ये है कि कंप्लेंट आई, आपने कॉग्नियंस पहले ले लिया, पहले लेने के बाद आप इंक्वायरी अभी चल रही है, इंक्वायरी के दौरान आपने 202 में जाके इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए कि पार्टिकुलर सिचुएशन में हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करने चला गया। करने के बाद वो अगर वहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन है जो 202 में आपने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम नहीं है, आप फर्दर आप इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन सिचुएशन यहाँ पे दूसरे तरफ अगर पुलिस रिपोर्ट आई है, पुलिस रिपोर्ट आने के बाद आपने कॉग्नियंस ले लिया था, अब इंक्वायरी स्टेज है, अभी ट्रायल नहीं शुरू किया है, क्या आप कॉग्नियंस के बाद क्या आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकते हो? इससे पहले, इस जजमेंट से पहले ये सेटल लॉ था कि आप पोस्ट कॉग्नियंस स्टेज पे, कॉग्नियंस लेने के बाद आप ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते हो, लेकिन इस जजमेंट ने इसको सेटल कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक लकूना रह जाएगा, क्योंकि कंप्लेंट केस में तो आपके पास ऐसी पावर है कि आप, क्योंकि वहाँ पे प्री कॉग्नियंस से आपको ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती है, क्योंकि कंप्लेंट आई आपने तुरंत कॉग्नियंस ले लेना है। लेकिन इस स्टेज में पुलिस रिपोर्ट वाली सिचुएशन में आपने चार्जशीट देखते ही आपको देख सकते हो कि यार इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस ग्राउंड पे होनी चाहिए था, इसने की नहीं है, तो वो तो प्री कॉग्नियंस हो गया, क्योंकि वहाँ पे आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट है। लेकिन अगर आपने कॉग्नियंस ले लिया, कॉग्नियंस लेने के बाद आपको बाद में थोड़ा टाइम पता लगा यार इसमें ट्रायल अभी शुरू नहीं हुई है, आपने कहा कि यार इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, तो आपके पास ये पावर ही नहीं थी। तो इसीलिए इस सिचुएशन में ये आपके पास अब पावर आ चुकी है इस जजमेंट के तुरंत, लेकिन ये ट्रायल होने से पहले तक की ये पावर आप एक्साइज कर सकते हो। इस जजमेंट में 3 प्रोविज़न को डिफ़ाइन किया था, एक 2H इन्वेस्टिगेशन को, उसके बाद 173(8) जहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर पुलिस ऑफिसर के पास है, और क्योंकि उसके बाद ऐसी जजमेंट्स भी आ चुकी हैं जो ये कहती हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब भी आपने करनी है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही करनी है, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हो। तो वो वाली सिचुएशन कब क्या होगी वो आपने देखते हैं। और तीसरा सेक्शन इसमें 156(3) समझाया गया था। तो इन तीनों सेक्शनों को समझाने के बाद इसमें कहा गया था कि एक तो ये सिचुएशन होगी कि जो ट्रायल या पोस्ट ट्रायल में ये ऑर्डर नहीं किया जा सकता, तो उससे पहले करना होगा, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हमेशा ट्रायल होने से पहले किया जा सकता है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन अगर चल रही है तो उसके पैरेलल में इंक्वायरी चल सकती है? देखिए ये हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। वो कैसे? मान लो इन्वेस्टिगेशन किसी चीज़ की हो रही थी, आपने 4 अक्यूज़ थे उस ऑफेंस में, तीनों को आपने पकड़ लिया, चौथा अभी पकड़ा नहीं गया है, तीनों के रिगार्डिंग आपने चार्जशीट फाइल कर दी है, चौथे के अगेंस्ट अभी कुछ हुआ नहीं है, चौथे का पता ही नहीं लग रहा है कुछ, और उसका कुछ समझ नहीं आ रही कि वो बंदा गायब कहाँ हो गया। आपने तीनों के अगेंस्ट इसमें इंक्वायरी शुरू कर दी है, तो और आपने कोर्ट को कह रहा है कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिंग हमारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपने पहले बता दिया है, इसमें कोर्ट का ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने चार्जशीट किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए आपने फाइल कर दी थी और उसमें कोर्ट ने आपसे पूछा कि क्या इसके रिगार्डिंग और फर्दर क्योंकि वहाँ पे आपको बताना ज़रूरी होता है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपने कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो। अब आपने कॉग्नियंस ले लिया, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कॉग्नियंस ले लिया, तो आगे थोड़ा सा चले गए। अब इस स्टेज पे अगर आपने पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो हमेशा जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के द्वारा की जाएगी, उसके बिना ऑर्डर के आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो 173 क्लॉज 8 पहले ये सिचुएशन थी कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते रहते थे, दिक्कत नहीं थी। तो इस स्टेज में भी क्योंकि आपने पहले बता दिया है तो आप इन्वेस्टिगेशन करते रहोगे, दिक्कत नहीं है उसमें। तो जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और कंप्लेंट और लोकल जुडिक्शन,
अगर वहाँ पे वर्ड आप देखोगे तो वहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्लॉजेज में अंडर दिस कोड लिखा हुआ है। तो ये कई बार पीटी में क्वेश्चन आया था, तो आपने उसको देखना है कि अंडर दिस कोड में 4 ही सेक्शन है, ये वाले जो मैंने आपको बताए हैं। तो उसके बाद चीज़ें क्या रह गई हैं। हाँ, उसके बाद देखिए 190 में आपने कॉग्नियंस ले लिया क्लॉज 1 ए में या बी में या सी में। अब सी में लिया जो इन्फॉर्मेशन किसी के द्वारा दी गई थी या आपने अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी कोर्ट में अप्लाई करके उसका आगे प्रोसीडिंग चालू करना चाहते हो, तो हमेशा 190 क्लॉज 1 के क्लॉज सी में अगर ऐसा होगा तो आप जिस आपने कॉग्नियंस ले लिया है, तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन खुद की है, खुद के पास आई थी, खुद की कोर्ट की है, तो आपने अगर उसमें कॉग्नियंस ले लिया, कॉग्नियंस लेने के बाद अगर मान लो आपने 204 की प्रोसीडिंग चालू कर ली है। 204 में क्या है, आपने जो है इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया था। अब आप उसकी जो है अगर इंक्वायरी या ट्रायल करना चाहते हो मान लो, या तो आपको उस पार्टिकुलर अक्यूज़ को ये कहना पड़ेगा 191 में कि भाई साहब आप इसकी इंक्वायरी या ट्रायल किसी और मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर चलाना चाहते हो तो आप करा सकते हो, क्योंकि ये बायसनेस का कई बार प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपने खुद ही कोर्ट उसको सुन रही है, तो उस पार्टिकुलर सिचुएशन में सीजीएम जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको कहेगा उसके बाद आप वहाँ पे उसको केस को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जो इंक्वायरी करने की जो मैंने पावर आपको बताई थी, इंक्वायरी हमेशा हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करते हैं, 190 में ये बताया गया है। तो इंक्वायरी जो है, जो कॉग्नियंस लेने की जो पावर है, तो कॉग्नियंस हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन के पास कॉग्नियंस लेने की कोई पावर नहीं है, लेकिन 2 सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे वो कॉग्नियंस डायरेक्टली ले सकता है। कौन कौन से? एक तो 199 के क्लॉज 2 अगर देखोगे, जो डेफामेशन केसेस हैं जहाँ पे एक हायर अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट किसी ने डेफामेशन की गई है, तो वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन सीधा भी कॉग्नियंस ले सकता है 199 के क्लॉज 2 में जाके। और दूसरी सिचुएशन 319 वाली है। चार्जशीट फाइल हो गई थी, आपने इंक्वायरी स्टेज या ट्रायल स्टेज पे एक विटनेस आया, विटनेस ने एक पार्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट कुछ ऐसा बोल दिया जिसको चार्जशीट नहीं किया गया था या वो पहले डिस्चार्ज हो रखा है, तो उसको बुलाने का पावर, उसके रिगार्डिंग कॉग्नियंस लेने का पावर कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। वहाँ पे उसको इशू ऑफ प्रोसेस कर सकता है और उसके रिगार्डिंग जो है वो कॉग्नियंस ले सकता है 319 में कोर्ट ऑफ सेशन भी। तो ये दोनों प्रोविज़न उसके एक्सेप्शनल केस में कॉग्नियंस उसको दे सकता है, लेकिन हाई कोर्ट कभी भी कॉग्नियंस खुद नहीं ले सकेगा। कॉग्नियंस लेने का मतलब चाहे वो रेप केस है, चाहे वो मर्डर केस है, चाहे वो जितना भी, चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायबल केसेस हैं जितने भी, उस केस में सारी जो एफआईआर्स होंगी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, वो हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, कंसर्न्ड के पास ही उनकी चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद आप, वो कंसर्न मजिस्ट्रेट है जो वो कॉग्नियंस लेगा 190, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट है तो 190 क्लॉज 1 क्लॉज बी में लेगा। कॉग्नियंस लेने के बाद आप सिचुएशन चली जाएगी 208 या 207 में, 207 में जाएगी। तो 207 में सिचुएशन जाने के बाद आप उसको कॉग्नियंस ले लिया है, आप उसको कॉपी सप्लाई करोगे, जो चार्जशीट की कॉपी है या कोई डॉक्यूमेंट है आप अक्यूज़ को दोगे कि वो डिफेंस ले सके अपना। उसके बाद 209 में जाके आप कमिटल कर दोगे। कमिटल का मतलब ये है कि ये केस हमने पूरा इसका बना लिया है, क्योंकि चार्जशीट हमारे यहाँ फाइल हुई है, हमने इसका बना दिया है, एक पलंदा बना दिया है। अब कोर्ट ऑफ सेशन के पास 209 में आप भेजोगे, तो कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ से ट्रायल शुरू करता है? उस स्टेज से शुरू करता है जब वो इंक्वायरी स्टेज जा चुकी है अपने लेवल पे, मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी कर रही है। ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन भी इंक्वायरी कर सकता है अपने लेवल पे, जब वो चार्ज फ्रेमिंग से पहले वो देखेगा कि सारा इंश्योर करेगा कि ये सारे जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल हो रहे हैं, थोड़ी सी स्टेज है वो, उसके बाद वो सीधा ट्रायल पे आता है। तो कोर्ट ऑफ सेशन हमेशा ट्रायल से ही शुरू होते हैं, तो उसके लिए आप चैप्टर 18 देख सकते हो, 225 सेक्शन से ट्रायल शुरू हो जाती है। तो उस तरह से आपने देखना चीज़ें। तो
जो अगर 193 भी इसके लिए आप देख सकते हो, यो पार्टिकुलर रोकता है कोर्ट ऑफ सेशन को कि आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते अनलेस एंड अनटिल वो दिया नहीं हुआ पार्टिकुलर सेक्शन में। तो कहाँ दिया गया? 199 के क्लॉज 2 में और 319 CRPC में दिया गया है। इन दोनों सेक्शनों में वो जो पार्टिकुलर है वो ले सकता है। तो इस तरह से आपने देखनी है चीज़ें। तो आपने जो मेंस लिख रहे हैं, जहाँ पीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी आपने एमपी का जिन्होंने एग्ज़ाम देना है, तो उसके मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसको आपने अच्छे से पढ़ना है। वहाँ पे आपको फेयर रीजनेबल और नॉन आर्बिट्रेरीनेस की कंसेप्ट के बारे में पता चलेगा। और DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जो अरेस्ट से रिलेटेड प्रोसीजर सेफगार्ड दिए गए थे, 1997 की जजमेंट है, वो आपको देखनी है। अरेस्ट किस तरह से करनी है और उसके बाद कौन कौन सी अमेंडमेंट आई थी। सूबे सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जो कस्टोडियल डेथ और टॉर्चर की बात करता है, उसको आपने देखना है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 सुप्रीम कोर्ट जो ड्यू प्रोसेस की बात करता है, उसको आपने देख सकते हो। और जो 156 क्लॉज 3 में जो पावर दी गई है एक मजिस्ट्रेट को, जो चाहे वो पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज है या प्री कॉग्निजेंस स्टेज है, उसको देखने के लिए उसमें सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007 सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जो ये कहता है कि जो इनहेरेंट पावर 482 में हाई कोर्ट के पास है, ऐसी पावर जो मैजिस्ट्रेट के पास नहीं है। लेकिन मैजिस्ट्रेट के पास एंसिलरी और इंसिडेंटल पावर हैं। वो देख सकता है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करे हैं उसने या FIR के ऑर्डर करे हैं और जो है IO कंसर्न्ड या जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ऑफिसर, वो उसको अच्छे से नहीं कर रहा है या इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं कर रहा है, तो इंसिडेंटल ऑर्डर वो कर सकता है और उसको मॉनिटर वो फॉर सर्टन पर्पज़ के लिए, उसको लिमिटेड पर्पज़ के लिए, उसको इम्प्लाइड पावर के तहत वो जो है उसको इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़े मॉनिटर कर सकता है, जिसको हम रिस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन के साथ समझेंगे। और सकीरी वासु वाला बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आपने इसको देखना है। और उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट 156 क्लॉज 3 में कोई ऑर्डर करता है, तो ऑर्डर करने के बाद उसको रिकॉल नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आप जजमेंट देख सकते हो, धर्मेश भाई वासुदेव भाई एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2009 सुप्रीम कोर्ट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब आ जाओ 207 208 में डिफरेंस क्या है। देखिए 208 सेक्शन अगर देखोगे तो वहाँ पे जो कंप्लाइंस होता है, ये 208 और 207 का जो कंप्लाइंस हमेशा होता है आफ्टर कॉग्निजेंस होता है, कॉग्निजेंस से पहले नहीं होगा। कॉग्निजेंस 190 में होगा, 90 के होने के बाद अगर वो कंप्लेंट केस है और या इंफॉर्मेशन वाला केस है, जो 190 क्लॉज 1A या 190 क्लॉज 1 का क्लॉज सब क्लॉज C में फॉल कर रहा है और वो एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केस है, तो उस केस में हमेशा जो सप्लाई अक्यूज्ड को कॉपीज़ की जाएंगी वो 208 में की जाएंगी। और जो पुलिस रिपोर्ट वाला केस है, जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केस है, उसमें हमेशा जो है मान लो वो जो सप्लाई जो कॉपी की जाएगी वो हमेशा 200 जो है वो 7 में की जाएगी। और 207 में जो कॉपी सप्लाई करने के बाद 209 में कमिटल की जाती है। अगर मान लो मैजिस्ट्रेट के पास खुद कॉग्निजेंस लेना है और खुद ही उसको वो ट्राई करना है, तो वो जो है वो सारी जो सप्लाई ऑफ कॉपीज़ है वो सारी वो 204 में करेगा, क्योंकि वहाँ पे कंप्लेंट केस और इन्फॉर्मेशन केस की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट वाले केस तो 207 में ही फॉल करेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा केस है जो उसने खुद ट्राई करना है, उस केस में क्योंकि 208 तो लगता है कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केसेस में, तो 204 में आप उसको पहले समनिंग होगी, इशू प्रोसेस होगा 204 में, वहाँ पे अगर आता है तो सप्लाई ऑफ कॉपीज़ 204 में ही की जाती है। तो उसको इस तरह से देखना आपने। और जो 191 का अगर केस देखो, 191 CRPC या 192 CRPC अगर देखोगे तो वहाँ पे मेक ओवर की कंसेप्ट है। तो CGM जब भी जो नीचे वाले मैजिस्ट्रेट को केस देगा तो उसको मेक ओवर कहेंगे, और मैजिस्ट्रेट को अगर केस ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको भी आप मेक ओवर कह सकते हो। तो उस सेक्शन से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़। तो
इस तरह से आप चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद एक जजमेंट का और मैं जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ पे। जो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट है जो अक्यूज को की जाएंगी वो हमेशा आफ्टर कॉग्नियंस दी जाएंगी। तो इस पर एक जजमेंट भी आ चुकी है जिसका नाम है मिस ए वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो 2020 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और इसके बाद एक चीज़ और है, जैसे कई बार मैंने कोर्टों में देखा है कि 156 रेड विद 200, 156 क्लॉज 3 रेड विद सेक्शन 200 में कई बार कोई बंदा कंप्लेंट लेके आ जाता है और कंप्लेंट उसमें ये कहता है कि या तो इसमें एफआईआर के ऑर्डर कर दीजिए 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी में, या फिर इस कंप्लेंट को आप कंप्लेंट केस की तरह चलाते हुए आप इसको चला लीजिए। तो कोर्ट क्या बाउंड है, अगर कॉग्निजेबल केस है तो क्या कोर्ट बाउंड है ऑर्डर करने के लिए कि यार इस पर इन्वेस्टिगेशन करो, इस पर एफआईआर करो? तो उसमें एक जजमेंट है सुरेश चंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी और बी श्रीराम एंड अदर्स वर्सेस जीएनसीटीडी दिल्ली, जो दिल्ली हाई कोर्ट 2015 की जजमेंट है। वो ये कहता है कि जब पुलिस रजिस्टर एफआईआर नहीं करती है तो वहाँ पे आप 156(3) में कोर्ट के पास गए कि सर इसको रजिस्टर कराइए एफआईआर, और रेड विद 200 में आप चले गए थे, तो वहाँ पे कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं यार कि बंदे के पास सफिशिएंट एविडेंस है, इसको आप 200 में भी आप चला सकते हो एज अ कंप्लेंट केस, तो आप बाउंड नहीं हो कि उस हर केस में आप रजिस्टर करवाओ एफआईआर। आप 200 में भी इसको केस को चला सकते हो और उसके बाद 202 में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकते हो। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर अगर 202 में कर दिए तो वहाँ पे चार्जशीट जो फाइल होगी वो हमेशा 173 में ही फाइल होगी। वो उसके बाद जो केस है जो पुलिस रिपोर्ट वाला केस है जैसे चलता है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो चैप्टर 18, चैप्टर 19 जिस तरह से देखना है। तो वो मैं जब कराऊंगा तो उसको तब बताऊंगा। और इसके साथ आप सीआरपीसी का जो सेक्शन 144 सीआरपीसी है उसकी जो इंटरप्रटेशन अगर आप, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स का मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आया था, उसकी अगर आपने इंटरप्रटेशन समझनी है तो उसमें आप अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का सुप्रीम कोर्ट का केस देख सकते हो जहाँ पे बैन इंटरनेट में लगाया गया था। तो उसमें 144 सीआरपीसी की इंटरप्रटेशन को समझाया गया था। और उसके बाद फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस जो सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसे 4G केस भी कहते हैं, जिसमें जो इंटरनेट के बैन के ऊपर भी ये भी केस था। इसमें ये कहा था कि बैन ऑन इंटरनेट इज़ अगेंस्ट राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू हेल्थ, तो जिसमें बाद में कमेटी फॉर्म करने की बात भी कही गई थी। तो इस केस को भी आप देख सकते हो। तो 4G केस है ये जो। तो अब आजो जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो क्या वहाँ पे अक्यूज़्ड को सुनना ज़रूरी है? क्या अक्यूज़्ड को कॉल करना ज़रूरी है कि भाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन के हम ऑर्डर कर रहे हैं, तू बता के तेरा क्या कहना है? ऐसा नहीं है। तो इस पर एक जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस WN चड्डा 1993 सुप्रीम कोर्ट। ये कहती है कि एट द स्टेज ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपको अक्यूज़्ड को सुनने की ज़रूरत नहीं है। मान लो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल होती है तो उस स्टेज में भी आपको अक्यूज़्ड को कॉल करने की, अक्यूज़्ड को सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या होती है? मान लीजिए एक चार्जशीट आपने 4 अक्यूज़ थे, 3 अक्यूज़्ड के अगेंस्ट आपने फाइल कर दी, तो जो चौथे के अगेंस्ट हो गई वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट आएगी। या कुछ एविडेंस रह गए थे उनको कलेक्ट किया, मान लो FSL की रिपोर्ट रह गई थी, वो आपने चार्जशीट में फ़ाइल नहीं की थी, तो FSL की रिपोर्ट जब आप फाइल करोगे वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट के तहत फाइल करोगे, तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तो इस तरह से आपने चीज़ें देखनी है। अब मान लो एक केस और है, वो समझते हैं। मान लो एक फैक्ट है, उस फैक्ट पे FIR भी हो रखी है। FIR होने के बाद इन्वेस्टिगेशन की और चार्जशीट फाइल कर दी, मान लो दिल्ली पुलिस ने या कोई भी ऐसी पुलिस ने। उस केस पार्टिकुलर में CBI भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब CBI जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, CBI उस पर ले आई क्लोजर कि कोई भाई इस जो बंदों के अगेंस्ट एलिगेशन है FIR के अगेंस्ट, FIR में इस बंदों ने ऑफेंस किया ही नहीं है। और तीसरा एक और INC स्पेशल सेल भी उस केस में पार्टिकुलर में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसने कह दिया
कि सर ये सफिशिएंट एविडेंस है इसके अगेंस्ट, लेकिन दो के अगेंस्ट है और दो के अगेंस्ट नहीं है। दो के अगेंस्ट तो उन्होंने कुछ जैसे क्लोजर फाइल कर दिया और दो के अगेंस्ट उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सब के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर दी और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। तो उस केस में जो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? तो मजिस्ट्रेट, इसमें एक केस है विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली एलियस दीपक एंड अदर्स, 2012 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो तीनों चीज़ों को मिला के जो कोर्ट को लगता है कॉग्नियंस लेने के बाद कि क्या चीज़ हो सकती है, तो उसमें अपना जो है माइंड अप्लाई करते हुए उस चीज़ को चला सकता है। ऐसा नहीं है कि वो क्लोज़र के लिए सीबीआई ने जो फाइल किया उसके लिए बाउंड है, बाउंड नहीं है। वो चार्जशीट या जो भी आप फाइल कर रहे हो पुलिस उसके लिए बाउंड नहीं है। वो अपना जो है इंडिपेंडेंट माइंड, जुडिशल माइंड लगाएगा कि क्या चीज़ होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कॉग्नियंस लेने के बाद उसको प्रोसीडिंग को चलाएगा। इंक्वायरी लेने के बाद हो सकता है वो चार्ज फ्रेम कर दे, या अक्यूज़ को डिस्चार्ज कर दे, या हो सकता है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दे। तो सारी चीज़ें वो कर सकता है, दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें आपको देखनी है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास देखेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।